कोई ऐसा सुपरस्टार है कि जिसके जाने के बाद भी उसकी फ़ैन फॉलोइंग दुगनी स्पीड से बढ़े और बढ़ती ही चली जाए, तो वो सिर्फ दिमाग और जहन में एक ही नाम आता है और वो है आदरणीय मोहम्मद रफ़ी साहब। बहुत ही सरल और सहृदयी स्वभाव के इंसान, जो कि सबके दिलों में राज करने की कला को जानते थे। सबके दिलों पर कैसे राज किया जा सकता है, इससे भली भांति परिचित थे। नमस्कार दोस्तों, रफ़ी साहब के बारे में जितना भी बोलता हूँ हर बार उतना कम पड़ जाता है। एक ऐसा इंसान जिसके अंदर कोई भी ईगो नाम की चीज़ नहीं थी, जो सबकी मदद करते थे, हर दिल अजीज़ थे। रफ़ी साहब ने यूँ तो बहुत से संगीत निर्देशकों के साथ में गाना गाया है, उनके लिए बहुत सी म्यूज़िक कंपोज़ किए हैं। लेकिन रफ़ी साहब को फ़िल्म इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस करने वाले नौशाद साहब थे। रफ़ी साहब ने 13 साल की उम्र में के एल सहगल के साथ कोरस में गाना गाया है, ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। ये तो मशहूर लोगों के नाम हुए। एक और मशहूर शख्सियत है, इनका नाम उस समय में हुआ करता था, तो उस समय के मशहूर संगीत निर्देशक ओ पी नैयर साहब। ओ पी नैयर साहब रफ़ी साहब के स्वभावतः थोड़े उलट थे। जितना रफ़ी साहब हँसमुख और सबकी मदद करने वाले थे, सहृदयी थे, उतना ही ओ पी नैयर साहब थोड़े से सख्त मिजाज और डिसिप्लिन माइंडेड थे। ओ पी नैयर साहब का डिसिप्लिन इतना तगड़ा था कि वो अपना म्यूज़िक स्टूडियो रिकॉर्डिंग के लिए एक तय समय पर खोलते थे और तय समय पर उसे बंद कर देते थे। यूँ कह सकते हैं कि ऑफ़िस आवर्स के मुताबिक काम करते थे। उसमें कोई किसी के लिए फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन नहीं था कि वो लेट हो गया या लेट आ सकता है, जैसा कि आजकल चलता है। उनके लिए नहीं चलता था। हुआ क्या कि उन्हें मोहम्मद रफ़ी साहब को कुछ डेट्स दी थी अपने एक गाने की रिकॉर्डिंग के लिए, जिसमें कि प्लेबैक सिंगिंग मोहम्मद रफ़ी साहब की थी। तय समय पर ओ पी नैयर साहब ने अपना स्टूडियो खोला, लेकिन करीब 1 घंटा, डेढ़ घंटा बाद भी जब मोहम्मद रफ़ी नहीं आए, आपको मालूम होना चाहिए उस समय कोई ऐसे फ़ोन की सुविधा उपलब्ध नहीं थी कि आप फ़ोन करके बता दें कि आप कहीं फँस गए हैं या बिज़ी हैं। तो लिहाज़ा ओ पी नैयर साहब के पास मोहम्मद रफ़ी साहब का ना कोई संदेश आया, ना पहले से कोई प्राप्त जानकारी थी कि वो लेट आएँगे। तो उन्हें 1 डेढ़ घंटा इंतज़ार करने के बाद देखते हुए स्टूडियो बंद कर दिया, क्योंकि कोई काम नहीं था। तभी उन्होंने देखा कि जैसे ही वो बाहर की तरफ जा रहे थे, तो मोहम्मद रफ़ी साहब भागते हुए अंदर आए। उन्होंने बड़े विनम्र स्वभाव से कहा कि एक और संगीत निर्देशक साहब थे, उन्हें पहले रिकॉर्डिंग का समय दिया था जो आपसे काफ़ी पहले था, लेकिन वहाँ मैं फँस गया तो मुझे कुछ विलम्ब हो गया, मुझे कुछ देर हो गई। मेरा आपसे निवेदन है कि चलिए गाना रिकॉर्ड कर लें, मैं अभी रिकॉर्ड करवा देता हूँ। इस पर ओ पी नैयर साहब बहुत ही सख्त लिहाजे से बोले कि जिसके साथ संगीत निर्देशन में गाना रिकॉर्ड करने गए थे, उन्हीं के पास चले जाओ, मुझे भूल जाओ। ये कहते हुए ना तो उन्होंने रफ़ी साहब की तरफ मुड़ के देखा और रफ़ी साहब के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट भी उन्होंने तुरंत तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया। आज के समय का कोई गायक या सिंगर होता तो व्हाट्सएप पर जगह जगह पता नहीं क्या क्या प्रचार कर देता, लेकिन रफ़ी साहब बहुत सरल स्वभाव के इंसान थे, वहाँ से चले गए। इस वाक़ये को हुए, इस घटना को हुए करीब 3 साल हो गए। 3 साल बाद रफ़ी साहब ओ पी नैयर साहब से मिलने गए। हँसते मुस्कुराते हुए उनसे मिले, तो ओ पी नैयर साहब ने उनसे एक दिल जीत लेने वाली बात कही। मोहम्मद रफ़ी, तुमने आज मुझे हरा दिया। आज तुमने ये बता दिया कि तुम्हारे अंदर कोई अहम की भावना नहीं है और तुम सबको साथ लेने की कला जानते हो, सबके साथ मिलकर चलने की कला जानते हो। आपकी तारीफ़ कोई और करे तभी उस तारीफ़ का असली मज़ा है। रफ़ी साहब ने कभी अपने मुँह से अपनी तारीफ़ नहीं करी। इसके कुछ समय बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रफ़ी साहब से एक पत्रकार ने पूछा कि आज आप ओ पी नैयर साहब के साथ फिर काम कर रहे हैं, जबकि उन्होंने तो आपसे कहा था मुझे भूल जाओ, लेट आए हो, जिसकी वजह से लेट आए हो उसी के साथ काम करो। इस पर रफ़ी साहब का कहना था कि वो मुझसे बड़े हैं उम्र में, उनको ऐसा कहने का हक बनता है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उनका पूर्ण आदर भाव से सम्मान करता हूँ। रफ़ी साहब की सहृदयता इतनी अच्छी थी कि उनका कभी किसी से वैमनस्य या लड़ाई झगड़ा रहा ही नहीं। उन्हें कई बार ये कहा गया कि गाने की रॉयल्टी आप लीजिए, लेकिन उन्हें साफ तौर पर मना कर दिया कि संगीत निर्देशन से जो पूर्व निर्धारित फीस है वो उसी पर काम करेंगे। कई ऐसे वाक़ये हैं कि जहाँ पर वो ड्राइवर को टैक्सी लगा दिला देते हैं, चाहे उसको अपने साथ रखें हो ना रखें हों, लेकिन उन्होंने उसका पूरा ख्याल रखा है। कई ऐसे लोगों की मदद करी जिनको वो जानते भी नहीं थे, लेकिन जिन्होंने भी उनसे मदद के लिए कहा उनकी उन्हें पूरी मदद करी। रफ़ी साहब की यही कला, यही सबको दिल जीत लेने वाली आर्ट, जिसकी वजह से आज भी उनकी फ़ैन फॉलोइंग दुगनी है, मैं नहीं समझता किसी और की है। आपके इस किस्से के बारे में क्या राय है? अगर आपको ये किस्सा मोहम्मद रफ़ी की सहृदयता का अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।